नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग इतिहास विषय के आधुनिक भारतीय इतिहास कालखंड के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा का विषय होगा अंग्रेजी साम्राज्य और यूरोपीय शक्तियों से संपर्क का भारतीय जनजीवन के सामाजिक पक्ष पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण। विदेशी शासन का हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक पक्ष किस प्रकार प्रभावित हुआ, ये आज हमारे चर्चा का विषय होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि सवालों को थोड़ा सा घुमाया जाता है, सवालों को क्लिष्ट किया जाता है और सामाजिक आर्थिक पक्षों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दूसरा, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सामाजिक बदलाव के दौर से ही हमारे राष्ट्रीय बदलाव की शुरुआत हुई। पहले सामाजिक धार्मिक बदलाव आए और उसके कारण राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ, और राष्ट्रवाद की चेतना का जब विस्तार हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन के मांग में तेजी आई और फिर उत्तरोत्तर भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के रूप में बदल गया। जब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल गई, फिर स्वतंत्रता संघर्ष की लंबी दास्तां चलती रही। तो विदेशी नियंत्रण का या यूरोपीय संपर्क का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्नातक स्तर पर सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि 18वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार पर या सामाजिक धार्मिक आंदोलन की चर्चा के ऊपर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर 18वीं-19वीं सदी में भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सिविल सर्विस या इस तरह की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जहां वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अलावा विषयनिष्ठ परीक्षा भी होती है, वहां पर इन सुधारों की दशा दिशा क्या थी, क्या प्रभाव पड़ा, ये राष्ट्रीय चेतना का विकास कहां से हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को समझाने वाले तथ्यात्मक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो यह आज की यह कक्षा इस दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे चर्चा का विषय यह है कि भारत में जो यूरोपीय लोग आए, अंग्रेज और अंग्रेज के साथ दूसरे यूरोपीय, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच वगैरह जो आए, तो उनके आने का और भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के बाद जो निरंतर संपर्क बना रहा, इसका भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि इसके सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा हम लोग करेंगे। इस तरह का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है या पूछा जाता रहा है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो वह एक व्यापारी के रूप में आए थे। पुर्तगाली लोग एक व्यापारी के रूप में आए थे। वो यहाँ व्यापार करते थे और यहाँ से मुनाफा कमाकर फिर अपने देश ले जाते थे, या भारतीय वस्तुओं को अपने देश में ले जाकर बेचते थे और उससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। इसी मुनाफे की वजह से हमेशा यूरोपीय लोगों की दिलचस्पी भारत में बनी रही और व्यापार का विकास होता रहा। धीरे धीरे दक्षिण भारत क्षेत्र में यूरोपीय बस्तियां भी बसनी शुरू हो गई। भारत के साथ यह यूरोपीय संपर्क नया नहीं था। जो
मुगल काल में भारत के साथ यूरोपीय संपर्क बना। इससे पहले भी रोमन काल में, प्राचीन भारत में जब भारत रोम व्यापार चलता था, उस समय भी भारत में यूरोपीय लोगों का, यूनानी लोगों का आगमन हुआ था और दक्षिण भारत में यूनानी बस्तियां भी पाई गई, उनका भी प्रमाण मिला है। आधुनिक दौर में जब व्यापारी दक्षिण भारतीय इलाकों से यूरोपीय मंडियों में व्यापार करने लगे तो उन लोगों ने दक्षिण भारत के अलग अलग स्थानों पर अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी और गोवा पर उन्होंने अपनी पहली बार सीधा अधिकार करके अपनी बस्तियों का निर्माण किया था, अपनी बस्तियां बसाई थी। तो जो लोग यहाँ, यूरोपीय लोग, पुर्तगाली लोग यहाँ रहते थे, उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर व्यापार करना था। लेकिन इस दौर में धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक प्रचार प्रसार भी चल रहा था और ईसाई मिशनरियाँ इसमें आगे थी। तो इन व्यापारियों के साथ ईसाई मिशनरी के लोग भी आए भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए और उन लोगों ने भी यहाँ पर चर्च वगैरह की स्थापना की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तत्कालीन भारतीय हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या अन्य जो यहाँ प्रचलित धर्म से, उनकी बुराइयों को खोज कर उनकी निंदा करनी शुरू की और अपने धर्म के अच्छे पक्ष को सामने रखा। धर्म परिवर्तन के द्वारा वे लोग ये काम करने लगे। भारत के अंदर अपने धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान देने लगे। यूरोपीय लोगों ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह को भी बढ़ावा दिया ताकि यहाँ पर उसकी संस्कृति फल फूल सके और यहाँ पर वो अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए टिक सकें। अगर उनके पास संस्कृति का प्रचार प्रसार होता, उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता, तो उनके लिए व्यापार करना ज़्यादा सहज था या दूरगामी दृष्टिकोण से यह उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद था कि यहाँ उन्हें अपना एक वजूद या पैर टिकाने के लिए एक स्थापित जगह मिल जाती। तो खैर, पुर्तगाली लोग जो आए थे या उस दौर में जो डच लोग आ रहे थे, वो सभी सीमित मात्रा में आ रहे थे, व्यापार करते थे। व्यापारिक अभियान अलग अलग होता था। जहाज़ के आते थे, माल लिए और फिर उसे यूरोपीय मंडी में ले जाकर बेचे। फिर भारत आए, यहाँ से जो माल लिया, वस्तुओं का एक्सचेंज करके या फिर बहुमूल्य मुद्राओं के द्वारा जो क्रय विक्रय करते थे, उस माध्यम से वो व्यापार में मुनाफा कमाते थे। तो ये अस्थायी तौर पर यहाँ रहते थे और फिर यहाँ से लौट जाते थे। बाद में जब अंग्रेज़ भारत आए और धीरे धीरे फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। जब अंग्रेज़ों को भारत में बंगाल राज्य का शासन का भार मिल गया, जब अस्थायी तौर पर वो यहाँ के शासक वर्ग में शामिल हो गए, तब ये सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक धार्मिक प्रभाव ज़्यादा तेज़ दिखने लगा। चूँकि वो शासक वर्ग से थे, पाश्चात्य संस्कृति में उनका गहरा विश्वास था, नस्लवाद की भावना से ओतप्रोत थे, ईसाई धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, यूरोपीय संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को तुच्छ माना, निम्न माना और उसे उपहास या निंदा का पात्र बनाया। वो जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, इसलिए नस्लीय श्रेष्ठता, जातीय श्रेष्ठता के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ माना और यहाँ के जातियों को, यहाँ के निवासियों को हीन माना, पिछड़ी हुई अवस्था वाला माना। और उन्होंने यह प्रचारित करना शुरू किया कि ईश्वर ने यहाँ के लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उसे इंसान बनाने के लिए, उसे विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए उन्हें चुना है और इसी के लिए उन्हें यहाँ भेजा है। मतलब कि जातीय संस्कृति श्रेष्ठता के भाव से भरे हुए थे और उसी भाव के तहत, चूँकि शासक वर्ग में भी शामिल हो गए, बंगाल प्रांत मिल गया था, औपचारिक रूप से वो एक
श्रेष्ठ शक्ति थे, यहाँ के स्थानीय शक्ति को पराजित कर चुके थे। तो एक जातीय दम ही था। तो प्रजातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखते हुए यहाँ के संस्कृति सभ्यता को उन्होंने उपहास उड़ाया, इसे तुच्छ कहा। यहाँ के ज्ञान विज्ञान को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उसे उपहास का पात्र बनाया। उसके साथ साथ जो ईसाई मिशनरियाँ भारत आई, वो उन्होंने भी हिंदू धर्म, प्रचलित धर्मों का मजाक उड़ाया। तत्कालीन समय में, उस दौर में भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में जो कुरीतियाँ थी, जाति प्रथा थी और अन्य प्रकार के जो कुरीतियाँ थी, स्त्रियों के अधिकार की बात हो, दलितों के अधिकार की बात हो, या नीच जातियों की बात हो, या ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के अधिकार की बात हो, या जातीय श्रेष्ठता की बात हो, ये सारा जो सामाजिक विभाजन था, इसे कहीं ना कहीं मनमाने ढंग से व्याख्या के आधार पर धार्मिक आवरण के अंदर भी छिपा दिया गया था। मतलब धर्म के समर्थन से यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि यह सामाजिक विभाजन जो है यह प्राचीन काल से ही है और भारतीय वेदों का, भारतीय धर्म ग्रंथों का इन्हें समर्थन प्राप्त है। भारत में धार्मिक रूप से यह मान्य है, इसी कारण से ये बुराइयां, ये कुरीतियां बनी रहनी चाहिए, ये विभाजन बना रहना चाहिए और यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। मतलब जो सामाजिक कुरीति थी उसे धार्मिक आधार पर, धर्म की मनमानी व्याख्या के आधार पर या गलत व्याख्या के आधार पर सही साबित करने का प्रयास किया गया था। उसे कहीं न कहीं इस बात को धर्म से प्रश्रय मिल रहा था कि ये सारा सामाजिक विभाजन व सामाजिक बुराइयां, अधिकार में कटौती की बात हो, या जातीय श्रेष्ठता की बात हो, या लैंगिक विभाजन की बात हो, तो ये बराबर अधिकार नहीं देने की बात हो, या शक्तियों का या धन का संकेंद्रण की बात हो किसी खास जाति, किसी खास वर्ग के बीच, तो इन सभी चीज़ों को धर्म के आधार पर सही ठहराया गया था और धार्मिक आवरण में यह सामाजिक बुराइयां फल फूल भी रही थी। तो जब यूरोपीय मिशनरियां भारत आई तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं वर्गों को लक्षित किया जो दबे कुचले, पिछड़े, शोषित वर्ग थे, अधिकार विहीन वर्ग थे, तुच्छ माने जाते थे भारतीय समाज के अंदर, जिन्हें कोई सामाजिक अधिकार नहीं था। उन जातियों पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया ईसाई मिशनरियों ने और उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। लालच के बल पर, लोभ के बल पर, आशा के बल पर उन्हें ईसाई धर्म में प्रेरित किया। कहीं न कहीं इन्हें अंग्रेज़ों का या यूरोपीय व्यक्तियों का भी समर्थन मिलता था जो भारत में उस समय मौजूद थे। इन्हें सत्ता का भी संरक्षण मिलता था और ये धर्म परिवर्तन का कार्य भी जोर शोर से होने लगा। तो चूँकि जो भारतीय समाज में हाशिए पर थे, अधिकार विहीन थे, उन्हें ईसाई धर्म आकर्षित करने लगा और भारतीय समाज के प्रबुद्ध लोगों को यह चुनौती स्पष्ट दिखती महसूस हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चुनौती को महसूस किया और समाज में बैठ चुकी बुराइयों को महसूस किया। तो यूरोपीय समाज के साथ जो मेलजोल हुआ उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नकारात्मक प्रभाव था कि भारतीय समाज के अंदर जो विभाजन था वो तेज होता गया इन्हें, और तेज करने का हाशिए पर जो लोग थे उन्हें समाज से अलग करके धार्मिक रूप से हिंदू धर्म से अलग करने का प्रयास किया जाने लगा। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाने लगा। अंग्रेजी शासकों ने भी ईसाई मिशनरियों को इसमें सहयोग दिया और सरकार का समर्थन भी इसे प्राप्त होता था। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष यह निकला, उस समय
बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति सामने आए जिन्होंने इस सामाजिक बुराई अपने हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में या भारतीय समाज में पल रहे सामाजिक बुराइयों को पहचाना और उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्हीं व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास को हम लोग सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के रूप में कहते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ हुआ फिर से जागना। जो बुराइयां धर्म का सहारा लेकर तथा धर्म का मनमानी व्याख्या के आधार पर सहारा लेकर फल फूल रही थी, उस बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया। जो चीज़ें धर्म में, वेद में, पुराण में, भारतीय धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं उल्लेखित था, कहीं कहा नहीं गया था, या बाद में छेपक के रूप में या मनमाने व्याख्या के आधार पर जोड़ दिया गया था, तो उन चीज़ों को लोग सही मान रहे थे। उनके जड़ों में जाकर, उन धार्मिक ग्रंथों के जड़ों में जाकर या उन धार्मिक ग्रंथों को आम जनता के बीच सामने लाकर इन सुधारकों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि ऐसा कहीं भी सामाजिक बुराई या सामाजिक कुरीतियों का धर्म में कहीं कोई स्थान नहीं है। ये मनमाने रूप से जोड़े गए हैं या अफवाह के रूप में फैलाए गए हैं या छेपक के रूप में इन्हें सामने लाया गया है। मूल ग्रंथ से इनका कोई लेना देना नहीं है और समाज की बुराइयों को उन्होंने दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की सहायता से भी और अपने स्तर पर भी ठोस प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हम लोग अपने क्लास के अगले चरण में, अगले पार्ट में फिर यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों ने क्या क्या परिवर्तन किए या क्या क्या प्रयास किया, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये चर्चा हम लोग फिर अगले क्लास में इस चर्चा को जारी रखेंगे।